अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, हमें सियासी बातें तो बहुत जल्द उस पर तबसरा ज़रूर करना है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की 21 अगस्त के लिए जो नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.64 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है ₹364.70 हो गई है फी लीटर। और पेट्रोलियम डिवीजन ये भी बता रहे हैं कि जो पेट्रोल की फी लीटर कीमत है उसमें भी 27 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई है। तो कभी कभार ही देखने को मिलता है कि जो इजाफा भी है वो पैसों में हो, तो ये इजाफा फिर भी कर दिया गया है। जो ट्रैजेक्टरी है वो इस वक्त मुसलसल ऊपर की जानिब जा रही है। हालांकि डीजल की कीमत में खातिर खा जो है वो कमी की गई थी कल, लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कि फिर से जो है ₹1 का इजाफा कर दिया गया है उसमें। तो ये सिचुएशन है इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की। और पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में बानी पीटीआई को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का कहा था। उस पर हुकूमत ने नजर सानी अपील भी दायर की और कल हमने देखा कि इस अपील को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया और फिर रात गए बानी पीटीआई को अडियाला जेल से अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब जेल ज़राए बता रहे हैं कि बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बानी पीटीआई को उनके सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। बानी पीटीआई का अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। उधर वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भेजने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत महसूस करेगी इलाज की सहूलत बैरून मुल्क है तो वहाँ भी भेजा जाएगा। अदालत से रुजू इसलिए किया ताकि पूछा जाए कि ये सहूलत सिर्फ एक शख्स के लिए है या तमाम कैदियों के लिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वो अपोजिशन को मामला तय करने के लिए दावत देते हैं। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूं कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। और उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म मुज़ाकरात को सिर्फ पेशकश की हद तक ना लें, एक कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है लेकिन उसे संजीदा लिया जाना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकातें होनी चाहिए, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने बहुत देर कर ली, आज तक वो आचक जै साहब की तरफ नहीं आए, उनके चैम्बर में नहीं आए, उनके साथ असम्बली में उनको वो नहीं किया। और देखो ऐसी बातें होगी तो मुल्क के लिए मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद है, उन्होंने दोबारा बोला। पर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब मज़ीद पेशकश के हद तक न रहें, कोई पॉजिटिव स्टेप लेकर के आगे बढ़े। गुफ्तगू आपने सुनी और इसी पर हमने तबसरा करना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको। गुड मॉर्निंग जी। शौकत साहब, सबसे पहले तो हम खैरियत दरियाफ्त करना चाहेंगे। कोई अपडेट खान साहब की सेहत के मुतालिक सामने आई है? देखें, हुकूमत बिल्कुल मजाक हुकूमत ने शुरू कर दिया है। हालांकि मुल्क के इश्यूज की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मईशत की बात करते हैं, मईशत तबाही की तरफ है। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। और सूरत हाल ये है कि बारिश होती है तो आधा पाकिस्तान डूब जाता है पानी में। ये तो सूरत हाल है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अब लेके इमरान खान की सेहत के हवाले से देखिए, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। जब आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जंगल का कानून बनेगा। फिर अगर हम एहतजाज करते हैं तो ये कहते हैं जी अमन अमान को ख़राब करते हैं, जिससे जी मईशत को नुकसान पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हुकूमत खुद कानून पे अमल दरामद नहीं करा रही। और या तो ये खौफजदा है या आई डोंट नो कि नालायक तरीन हुकूमत है कि ये 2 दिन का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद नहीं करा सकी हुकूमत। और सिर्फ वो आई वाश के तौर पे ये सारा ड्रामा रचाया गया। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी आए मुज़ाकरात करें। भाई किस चीज़ का मुज़ाकरात करें? आप माहौल ही नहीं बनने दे रहे हैं मुज़ाकरात का। आप सिर्फ जाके
मीडिया के कंजम्पशन के लिए आप कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, अच्छी बात है, मुज़ाकरात से हमने कभी इनकार नहीं किया है, लेकिन सिर्फ ये आके कहना मुज़ाकरात करें और फिर उसके बाद आप छुप जाएं और फिर ऐसे इक़दामात करें जिससे और दूरियां बढ़ जाएं। बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, वो यही कि रातों रात जो है खान साहब को मुंतकिल किया गया अडयाला जेल से और फिर दोबारा भी वहाँ उन्हें मुंतकिल कर दिया गया, अस्पताल से वापस कर जो भेज दिया गया। तो इस तरह तो हुकूमत ने अमल दरामद भी कर दिया जो अदालती फैसले पर, और उसके बाद उनको वापस भी भेज दिया है। इतनी उजलत में आपको क्यों दिखाई दे रही है वो? मेरे ख्याल से ये कानून के साथ मजाक है। आइन कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। 2 दिन से पूरी कोशिश की हुकूमत ने कि किसी तरीके से इमरान खान को रोका जाए, उनको ना लाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये बहुत बड़ी जाती है। देखें, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी बीमार हुए थे, पूरी कैबिनेट ने इजाजत दी थी कि जी बिल्कुल इनका इलाज कहाँ कराना चाहते हैं, उनके जी बैरून मुल्क, हम उसकी बाकायदा इजाजत दी गई। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल इंतकामी सियासत है और इस सियासत को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। अब इमरान खान तो डील नहीं करना चाहते, ना वो डील करेंगे, तो जब वो डील ही नहीं करना चाहते तो आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान कोई नवाज शरीफ तो नहीं है कि डर गया है जेल से और वो कहे कि जी मुझे निकालो खुदा के लिए। वो तो ये कह रहा है कि मुझे अदालतें ही निकाल सकती हैं। तो जब वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि फिर एहतजाज, और फिर एहतजाज के जरिए आप, यानी खौफजदा तो है हुकूमत, लेकिन जो तरीका इख्तियार किया हुआ है वो मुल्क के लिए मुफाद में नहीं है। देखिए, जमहूरियत पहले से ही कमजोर पड़ गई है, जमहूरियत तो है ही नहीं खैर मुल्क में। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो हुकूमत ने पेशकश की है मुज़ाकरात की, इसमें वो संजीदा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब बानी को दोबारा भेज दिया गया उनके सेल में। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर कि देखें, हुकूमत अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो उसके लिए माहौल होना चाहिए। वज़ीर आज़म जो है वो एक, मेरे ख्याल से जो इनके बारे में कहा जाता था ना कि ये ड्रामे करते रहते हैं, ये वो ड्रामा है किस्म का। आप इतना नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ही नहीं करते आप। यानी जिस तरीके से वो इमरान खान को डील कर रहे हैं, वैसे शौकत साहब रात के तो इस पर अमल दरामद हो गया जी। देखें, ये तो मैंने कहा ना कायम वाश है ना। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया था, इन्होंने तो पूरी कोशिश की है ना कि इमरान खान को किसी तरीके से हम रोका जाए। अब ये देखें ना, अब ये कहते हैं कि जी देखें ये जो है अब वफाकी हुकूमत जो क्वेश्चन उठा रही है कि क्या ये तमाम कैदियों के लिए है कि उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और भाई ये तो क्या नवाज शरीफ को जब भेजा जा रहा था और आप चीखें मार रहे थे और रगड़ रहे थे, एड़िया रगड़ रगड़ के अपीलें कर रहे थे, तो क्या वो तमाम कैदियों के लिए बाहर का इलाज है? लेकिन देखें, इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कर रहे हैं। कल फिर ये भुगत नहीं सकेंगे। इमरान खान तो भुगत रहा है, इमरान खान तो बहादुर आदमी है, वो तो जेल काट भी रहा है, लेकिन इनकी चीखें निकलेंगी, फिर वो चीखें कौन सुनेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपकी चीखें सुनेगा कौन? बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत साहब, अब पीटीआई का क्या लाया अमल होगा, जबकि बानी के हवाले से जो अभी तक सेहत की भी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं कि वो किस सूरत हाल का शिकार हैं, इलाज उनका कैसे हो रहा है, उसकी तफसीलात जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बाहर भी नहीं आएंगी, वो वहीं जो है उसे दाखिल करवाया जाएगा उन तफसीलात को भी। तो आप बताइएगा कि अब पार्टी का क्या लाया अमल होगा? देखिए, जब तक इमरान खान के डॉक्टर, उनकी बहनें उनके हमरा नहीं होंगी, उनके सामने इलाज नहीं होगा, उनके सामने रिपोर्ट नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से उस वक्त तक तो हम उस पर यकीन इसलिए नहीं कर सकते कि हुकूमत की नीयत ही खराब है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था वो मेरिट के ऊपर किया था, वो मेडिकल रिपोर्ट देख कर किया था। लेकिन अब जो है ना, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है कि ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई, कैसे पहुंच गई। अच्छा, पूरी कोशिश होती है। अब तो इन पे यकीन नहीं कर सकते हम ना कि जो कुछ इसके आगे होगा पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हम पहले से डिमांड कर रहे थे। ये दोनों कहा कि जिस सरकारी अस्पताल में, हम इस सरकारी अस्पताल में हमें कोई इल्म नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं इमरान खान के साथ। वो अगर प्राइवेट अस्पताल है और वो अपने खर्चा खुद अफोर्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप लंदन में इलाज कर सकते हैं नवाज शरीफ और यहाँ पे इमरान खान को कह रहे हैं कि शफा में इलाज ना करें। बड़ी अफसोस की बात है। ये तो बिल्कुल मजाक है। कानून के साथ मजाक करोगे तो फिर भुगतोगे।
मतलब ये कि अगर हम कल एहतजाज का ऐलान करते हैं ना और फौरी एहतजाज करते हैं तो ये हमारा हक बनेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। शौकत साहब जरा साथ ही रहिएगा। इस वक्त अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल मुंतकिल किया गया। माहिर डॉक्टरों ने तफसीली मुआयना किया और कैदी को तिब्बी तौर पर फिट करार दिया गया है। माहिर डॉक्टरों में माहिर चश्म, माहिर क़ल्ब और फिजिशियन शामिल थे। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर यह बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कैदी की बहन उज़्मा खान तमाम तिब्बी मराहिल के दौरान मौजूद रही हैं और तिब्बी अमल मुकम्मल होने पर कैदी को 21 अगस्त की सुबह 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। शौकत साहब हमारे साथ है। शौकत साहब बताइएगा कि हुकूमत तो यह बयान दे रही है कि हमने इलाज मुआलजे के लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया और तमाम फिजिशियन से, माहिर क़ल्ब से, तमाम से हमने जो है ये वेरिफिकेशन ली है कि क्या कैदी फ़िट है। तो उनका ये कहना है कि जी कैदी तो फ़िट है और उसके बाद उनको सुबह 5 बजे मुंतकिल किया गया अडयाला जेल। तो यहाँ पर जो अदालती हुक्म था उस पर अमल दरामद तो होता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, ये तो बहुत झूठा शख्स है, ये वज़ीर इत्तलात से डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। आप मुझे खुद बताएं कि जो आपने गिनवाए तकरीबन 4-5 डॉक्टर तो गिनवा चुके हैं आप बकौल इनके, तो अगर इनको रात के 1 बजे तक तो शिफ्ट नहीं किया गया था कि मैं खुद टीवी के आगे बैठा था, तकरीबन कोई 12:30 थे इस तरह का टाइम था, 12:36। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 3-4 घंटे में 5 डॉक्टरों ने उनका मायना भी कर लिया, उनके टेस्ट भी आ गए, उनके यानी मजाक है, बिल्कुल मजाक है। आप यकीन करें, मुझे तो इस हुकूमत पे तरस आ रहा है क्योंकि इनका बनेगा क्या। ये जो कुछ कर रहे हैं, मैंने कहा इमरान खान तो भुगत लेगा, लेकिन ये जो मजाक जिन्होंने शुरू किया है कानून के साथ, आपका कहना क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने कम वक्त में इन सब चीज़ों का हो जाना मुमकिन नहीं था और ऐसी भी मुमकिनात है कि उनको शिफ्ट ही ना किया नहीं? आप मुझे बताएं कि इतने जल्दी में आप उनके अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, आप इनके सीटी स्कैन भी कराएंगे, आप इनके टेस्ट भी कराएंगे, ब्लड टेस्ट भी कराएंगे और फिर उसके बाद रिपोर्टें भी आ जाएंगी और फिर रिपोर्टें भी पेश हो जाएंगी कि जी तारड़ साहब तक भी रिपोर्टें पहुंच जाएंगी। आप ये इबाम जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें मुंतकिल नहीं किया गया, हो सकता है ये भी हो कि उनको नहीं मुंतकिल किया गया भी हो। देखिए, अगर मुंतकिल भी किया हो और सब सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये जाती है, सुप्रीम कोर्ट पे इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। 16 सितंबर तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हॉस्पिटल में रहे और उस वक्त तक जब आप 16 सितंबर के बाद आप दोबारा पेशी में आए। शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि आप जो कॉल है 27 सितंबर की, वो इंटैक्ट है, अभी भी पार्टी की जानिब से दी गई है? मेरे ख्याल से अब मैं तो सोच रहा हूँ कि इससे आगे होना चाहिए। अब तो देखिए, पार्टी को इस पर फैसला करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक अब तो कोई वक्त देने की जरूरत ही नहीं है इस हुकूमत को। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, तो देख रहे हैं जब रूल ऑफ लॉ की वायलेशन शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है। शौकत यूसुफजई जो है हमें इस हवाले से आगाह कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि 27 की कॉल से भी अब आगे बढ़कर जो है ना इस मामला को देखना चाहिए। तो देखते हैं कि पीटीआई की जानिब से क्या लाएमल इख्तियार किया जाता है। ब्रेक पर आ जाएंगे। वेलकम बैक। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की बात करते हैं। तहकीकात इस वक्त जारी हैं और तहकीकाती टीम की जानिब से पहली बार मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा से पूछताछ की गई है। तहकीकाती टीम ने डॉक्टर उसामा शेख से 2 घंटे तक सवालात किए हैं। तो इसके मुतालिक लेते हैं अपडेट। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुसलसल इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं, जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में जानते हैं। साजिद, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से? जी अनिक, बिल्कुल देखें, आज कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल को तकरीबन 25 रोज से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक ये गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकी है। तहकीकाती कमेटी जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रही है। मुख्तलिफ जो मकतूल के दोस्त थे, उनकी मंगेतर थी, जो कारोबारी शराकतदारी थी, जिनसे उन लोगों से मिल रही है, जो आसपास कई लोगों से अब तक जो मुलाकात कर चुकी है और उनके जो बयानात जो है वो कलमबंद किए जा चुके हैं। तहकीकाती कमेटी ने जो पहली अब इस केस में जो पहले जिन्होंने ये मकतूल मीर रजा का पोस्टमार्टम किया था, डॉक्टर उसामा शेख, उनको भी शामिल तफ्तीश किया और तकरीबन 2 घंटे से जायद जो इनसे तफ्तीश की गई। मुख्तलिफ सवालात किए गए कि पोस्टमार्टम किस वक्त किया गया और क्या क्या चीज़ों को जो है वो देखा गया और क्या क्या चीज़ें उनसे जो है नजरअंदाज हुई। साथ ही जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट थी, वो भी जो है उनसे डिस्कस की गई है।
कि वो कौन से पॉइंट से जो आपने कवर किए और कौन से नहीं कवर किए, जबकि जो साथ में दूसरी जो तहकीकाती जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट थी वो भी सामने रखी गई, उसको देखकर भी जो है उसामा शेख से जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। अगर हम बात करें मकतूल मीर रजा के अहले खाना, उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। कल भी जो है वो शारा फैसल पर एहतजाज किया गया, जिसके बाद शारा फैसल पर जो ट्रैफिक भी जाम हुआ और शहरियों को मुश्किलात भी का सामना करना पड़ा था। हम एक तरफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है तो दूसरी जानिब जो मकतूल की कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम है वो तहकीकात भी कर रही है। साथ साथ कल हमने हमारे जो तहकीकाती कमेटी के जराए हैं उनसे जब बातचीत हुई तो हमने उनसे पूछा कि जो क्या अब तक मकतूल की मंगेतर से कोई नई तहकीकाती कमेटी की जानिब से कोई तहकीकात की गई है, तो उनसे भी तो उन्होंने हमें बताया कि जो मकतूल की मंगेतर थी उससे भी जो है वो सवालात किए गए हैं। कुछ सवालात के जवाब उन्होंने दे दिए और कुछ सवालात के जवाब जो है वो अब तक उनकी जानिब से नहीं दिए गए हैं। तहकीकाती कमेटी की तवक्को रखती है कि जो सवालात उनसे पूछे गए थे उसके जो है वो सही जवाबात दें। तब अभी तहकीकात का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि ये तहकीकाती कमेटी कौन से ऐसे एंगल हैं, वो चाहती है कि तमाम एंगल्स को कवर किया जाए, तमाम खदशात को जो अहले खाना के हैं उनको दूर किया जाए और इस वाक़े को जल्द से जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल ठीक। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और इस हवाले से इस केस के मुतालिक जो भी अपडेट होगी वो अपने नाज़रीन से बिल्कुल शेयर करते रहेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि हर मोड़ पर एक नई तफसील सामने आ रही है, तो देखते हैं कि क्या ये रंग इख्तियार करता है। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुआशी जंग छेड़ दी है और दुनिया को खबरदार किया है कि वो तेल की जो स्मगलिंग है उस समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की जाने वाली सबसे ज़्यादा तबाहकुन मुआशी कार्रवाई का मैं ऐलान करता हूँ। हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दोचार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रद्दअमल दिया है, अमरीकी सदर को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ नाम नहाद मुआशी जंग अमरीका के बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है, नाकाम पॉलिसियों को आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त और ईरानी अवाम की दुश्मनी का बायस बनेगा। इस पर हमने बात करनी है। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली और हिना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि सर हिना हमारे साथ नहीं है, वो उम्र की अदायगी के लिए गई हैं। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको। और ये बताइएगा कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से ऐसा बयान आना उसे मज़ीद मजबूत दिखा रहा है, जिसमें वो अपने इत्तेहादियों से फिर से मदद तलब कर रहा है और मुआशी पाबंदियों का जो है तकाजा कर रहा है, या फिर इसे कमज़ोर दिखा रहा है? अली, मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से ईरान के घुटने टिकवाए जाएं। अगर आप ये देखें कि जो जनरल परसेप्शन है इस जंग के बारे में पूरी दुनिया में, वो ये है कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हार चुके हैं और ईरान ये जंग जीत चुका है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस फेज में जो कि एक स्टेलमेट कंडीशन है, ईरान का जो एटीट्यूड है वो सख्त से सख्त होता चला जा रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरीके से कोई एक ऐसा मुआहिदा हो जो वो अपने इलेक्टोरेट को एज अ विक्ट्री बेच सके। लेकिन जब उसको इस यहाँ सक्सेस नहीं मिल रही तो वो अब जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ जा रहा है। अभी जो पिछले 24 घंटे में जो हमने एक्सियोस के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट देखी, उसके बाद से अभी तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव इशू नहीं किया है। अभी भी चंद घंटों पहले जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि हम मंडे या ट्यूसडे को कोई एक्शन लेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब वो इसको जो है क्या कहते हैं कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये देखें कि ऑलरेडी 1979 से ईरान सैंक्शंस के अंदर अली मौजूद है और अमेरिका हर किस्म की सैंक्शन उनके ऊपर लगा चुका है। इस मरतबा वो ये चाह रहा है कि जो उसके हलीफ है पूरी दुनिया में वो उसका
साथ दें। अब ये हमने देखना होगा कि जब अमेरिका वो सैंक्शंस लगाता है तो क्या उसके हलीफ उस सैंक्शंस में उसका उतना ही साथ देते हैं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उतना साथ देंगे जितना उन्होंने ईरान अमेरिकन वॉर में उसका साथ दिया। खान साहब, वैसे ये बात आपकी दुरुस्त है कि अपने हलीफों से तकाजा किया जा रहा है, लेकिन हलीफ तो पहले भी साथ थे। ये तो ईरान ने अपना गो अराउंड एक बनाया था जिसके जरिए वो अपनी मईशत को इस्तेहकाम दे सका है, जिसमें हम देख रहे हैं कैस्पियन सी इन्वॉल्व था, रशिया से ट्रेड इन्वॉल्व थी, और खुफिया ट्रेड जो है जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कि चाइना के साथ भी ये ट्रेड मुसलसल जारी थी, और इनका एक जो है कार्गो फ्लीट था जो कि शैडो तरीके से काम करता था, और जो पानियों में मुंतकली होती थी तेल की, जिसके बाद इसको जो है चाइना के बॉर्डर्स पे उतारा जाता था। तो आपको लगता है कि ये तो गो अराउंड इनके हलीफों की जो मईशत है और इनके जो सिस्टम्स हैं उनसे मुख्तलिफ इन्होंने एक सिस्टम तो बना रखा था, और उसको तो डैमेज किसी सूरत नहीं पहुंचेगा? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं अली। लेकिन इसके साथ ये भी था कि पूरी दुनिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से ईरान के साथ ट्रेड कर रही थी, और खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में यूएई जो था वो उनके लिए एक ऑफशोर पोर्ट था, जो वहां से जो ईरान से जो एक्सपोर्ट होती थी वो ऑलमोस्ट तकरीबन $21 बिलियन की होती थी, जबकि ईरान सिर्फ $7 बिलियन की चीजें दुबई से इंपोर्ट करता था। अब जबकि यूएई ने इन सैंक्शंस में अमेरिका का साथ देते हुए उसके साथ हर तरीके के ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए, तो ये एक डस तो उनको पड़ी है, और ये काफी यानी कि तकलीफ दे भी हो सकती है उनके लिए, क्योंकि उनके पास ये पर्शियन गल्फ में या इस जगह कोई अल्टरनेट पोर्ट्स मौजूद नहीं हैं जिनसे वो अपनी ट्रेड कर सकें। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि हमें ये देखना होगा कि चाइना, रशिया, तुर्की और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं जो उनको बॉर्डर करते हैं, लाइक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो किस तरह इसको इन सैंक्शंस के ऊपर बिहेव करते हैं। दूसरी बात हमें ये भी समझनी चाहिए अली के अमेरिका या उसके हलीफ जो हैं जो डॉलर में ट्रेड होती है सिर्फ उसको रोक सकते हैं, जो नॉन डॉलर ट्रेड होती है या जो ब्लैक ट्रेड होती है उसके ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर चाइना और रशिया इस एम्बार्गो में अमेरिका का साथ नहीं देते तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई नई सैंक्शंस अमेरिका के पास मौजूद नहीं है जिसको वो ईरान के ऊपर लगा सके। और एग्जैक्टली यही बात अगर आप अल जजीरा और CNN सुने तो वहां जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका सिवाय अपने हलीफों से मदद मांगने के और क्या नई चीज कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा अली, मैं ये समझता हूं कि ये अमेरिका की स्ट्रेंथ नहीं वीकनेस शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि ना अमेरिका मिलिटरीली कुछ इस इलाके में ईरान के खिलाफ हासिल कर सका है, और ना ही जो उसने 50 साल से सैंक्शंस लगाई हुई हैं उससे उसको अभी तक कुछ हासिल हुआ। और ये ना सिर्फ इंटरनेशनली उसकी एक इमेज पर डेंट डाल रहा है, उसे टार्निश कर रहा है, बल्कि जो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी जो उनका मौजूदा प्रेसिडेंट है वो फिर मिड टर्म इलेक्शन के बाद सिटिंग डक की सिचुएशन में आ जाएगा। एग्जैक्टली और इसीलिए अली आप ये देखें कि इस वक्त आपको ये एहसास होता है कि लाइक अमेरिका और इजराइल इस वक्त ये जो 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी उसके रेजोल्यूशन की तरफ अब नहीं बढ़ना चाह रहे, या वो उसको डिले कर रहे हैं। और वो बेसिकली इसलिए डिले करेंगे, वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जंग खत्म करके इस जंग की कॉस्ट को कम कर सकें और अपने इलेक्टोरेट को अपनी इलेक्शंस में दोनों कंट्रीज जाके ये कह सके कि उनको कोई अल्टीमेट विक्ट्री मिली है। लेकिन जबकि अब उनको मिलिट्री विक्ट्री नहीं मिल रही तो उनके लिए जो सेफेस्ट बेट है वो यही है कि वो अब इलेक्शंस में जाएं एक वॉर सिचुएशन के अंदर, वो कहेंगे ठीक है एक स्टेलमेट है और ना हम हारे हैं ना हम जीते हैं। सो जो ऑपोजिशन के पास एक कार्ड था प्रेसिडेंट ट्रंप या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ कि आप जंग हार गए हैं, तो उस तरीके से ऑपोजिशन जो है वो कार्ड को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अगर रेजोल्यूशन हो जाता तो उस वक्त करती। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में हम कोई यानी कि नवंबर से पहले अब हमें रेजोल्यूशन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब जो कुछ भी होगा मैं समझता हूं
कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे उन पे डिपेंडेंट होके पोस्ट नवंबर होगा। बिल्कुल ठीक। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी सिचुएशन पर नज़रसानी करने के लिए और हमें बताने के लिए कि इस वक्त जो अमेरिका की सूरत हाल है ईरान के साथ कशीदगी के बाद वो क्या है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मौसम की बात करते हैं। मॉनसून बारिशों का जो छठा स्पेल है 21 अगस्त तक जारी रहेगा और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जिले में मुसलसल 6 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही है और कई इलाके पानी में डूबे। इसी पर हमने बात करनी है। इरफान बेग साहब डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं, पहले भी जिस तरह से डिस्कस किया हमने कि बहुत सी ऐसे इलाके हैं, एक पट्टी है जिस पर मुसलसल तेज़ी से बारिशें हो रही हैं, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, जबकि बाकी मुल्क में हम देख रहे हैं कि उस तरह से बारिशें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं जिस तरह से गुज़िश्ता साल दिखाई दी थी। तो ये पट्टी के मुतालिक बताइएगा। हमने देखा रावलपिंडी में, जेहलम में, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। देखिए एक्चुअली जो मानसून की पट्टी है वो यही मानसून की पट्टी है। यहाँ पर ही मानसून की बारिशें ज्यादा हुआ करती हैं। शुमाल मशरक की पंजाब के इलाके, इसके अलावा जो खिता पठवार है, कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर बारिशें हुआ करती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है ओरिजिनली। तो ये जो है अभी जो हमारे पास जो पाकिस्तान में है ज्यादातर बारिशें जो है ना वो कम हुई हैं। ताहम इन इलाकों में थोड़ी सारी बारिश जो है ना वो नॉर्मल और कुछ इलाकों में नॉर्मल से ज्यादा है। ज़्यादा है। अच्छा इरफान साहब ये भी बताइएगा कि अब कितने स्पेल्स और आना बाकी हैं? बताया जा रहा था कि सितंबर आखिर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये वाला जो सिलसिला होगा ये तकरीबन अगले 24 से 48 घंटे में ये निकल जाएगा। उसके बाद इसमें कमी है और आने वाले दिनों में मौसम ज्यादातर इलाकों में गर्म और मरतूब ही रहेगा। बिल्कुल ठीक। और सबसे ज्यादा मुतासर इलाके कौन से होंगे बारिश से? ये जो खिता पठवार का इलाका है यहाँ पर जो है ना वो ज्यादा बारिश है अगले 24 से 48 घंटे में। अब लेकिन इस स्पेल में अब काफी हद तक कमी होगी है, ये काफी हद तक कम होगी। जी तो ये अब गर्मी कहाँ पर ज्यादा हमें आपको दिखाई दे रही है? जो गर्मी जो है जनूबी पंजाब के इलाके, इसके अलावा सिंध के इलाके, यहाँ पर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और यहाँ पर ही ज्यादा गर्मी जो है ना आपको लगेगी। तो इरफान साहब कराची में तो बिल्कुल हमें जो है कम ही बारिश दिखाई दी है, इस वक्त ऐसे ही गुजर गया है सारा मानसून। देखिए कराची में नॉर्मली मानसून की बारिशें कम होती हैं। पिछले चंद सालों से जो है ना वो मानसून की कोई बारिश हो रही थी, अब इसमें कमी आ गई थी। अब इसमें कमी आ गई। और सिंध में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए सिंध और बलूचिस्तान में जो है ना आने वाले दिनों में भी मौसम जो है ना वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। और शुमाली इलाका की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए शुमाली इलाका जात में जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो कोस्तान के इलाके, स्वात के इलाके, इसके अलावा जो कश्मीर के इलाके होंगे, यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटे में जो है वो मज़ीद बारिश जो है ना वो हो सकती है। बिल्कुल। और रवा साल सर्दी में कमी वाक़या होगी, हमें वो ठंड जो गुज़िश्ता सालों में दिखाई दी है वो नज़र नहीं आएगी। देखिए जो सर्दियां हैं वो अपनी नॉर्मल डेट्स के मुताबिक आएंगी। अभी यकदम कोई कहे कि इधर से मानसून खत्म हो और साथ ही सर्दियां आ जाए, ऐसा नहीं है। अभी मानसून जो है वो सितंबर। राइट। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौसम का हाल बताने के लिए। आपने जाना कि मौसम क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा आने वाले दिनों में। अभी आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ट्रिब्यूट देते हैं। पाक व हिंद की मारूफ नावल निगार और मुसन्निफ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को भारत के शहर अलीगढ़ में पैदा हुई और उनके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम उर्दू के पहले अफसाना निगार शुमार किए जाते हैं और उनको हमसे बिछड़े 19 बरस बीत गए हैं। तकसीम हिंद के बाद कुर्रतुल ऐन हैदर का ख़ानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया और काफ़ी अरसा पाकिस्तान में गुजारने के बाद उन्होंने वापस हिंदुस्तान जाकर रहने का फ़ैसला किया। कुर्रतुल ऐन हैदर ना सिर्फ नावल निगार बल्कि अपने अफसानों और बाज़ मशहूर तसानीफ़ के तर्जुमों की वजह से भी जानी जाती हैं। उनके मशहूर नावलों में आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम काबिल ज़िक्र हैं। उनके तमाम नावलों और कहानियों में तकसीम हिंद का जो दर्द है वो साफ नज़र आता है। कुर्रतुल ऐन हैदर के 2 नावलों आग का दरिया और आखिर शब के हमसफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है और इसके लिए उन्हें भारत के सबसे बावकार अदबी एजाज़ से भी नवाजा गया। कुर्रतुल ऐन हैदर को उर्दू अदब में वर्जीनिया वुल्फ कहा जाता है और उर्दू की मुमताज़ नावल निगार 21 अगस्त 2007 को तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट था उनके लिए। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। पाकिस्तान आइडल की बात करते हैं। महीनों से जारी सुरों का ये सफ़र, बेहतरीन आवाज़ों का मुकाबला और पाकिस्तान के नए सिंगिंग स्टार्स की तलाश अब पहुंच गई है अपनी सबसे बड़ी मंजिल पर। जी हां, सीज़न का सबसे बड़ा म्यूज़िक रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल अपनी ज़बरदस्त कामयाबी के बाद अब तैयार है एक ग्रैंड सुपर फाइनल के लिए। 23 अगस्त इतवार रात 9 बजे वो रात जब स्टेज होगा और ग्रैंड मुकाबला भी और भी टफ होगा और पूरे पाकिस्तान की नज़रें होंगी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स पर। पूरे सीजन पाकिस्तान आइडल ने मुल्क भर से उभरने वाली बासलाहियत आवाज़ों को सिर्फ ढूंढा ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपना हुनर पूरे पाकिस्तान के सामने रखने का, दिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और इस सफ़र की एक ख़ास बात यह भी रही है कि पाकिस्तानी मौसीकी की भरपूर नुमाइंदगी रही। मकामी गीतों से लेकर मौसीकी के मुख्तलिफ अंदाज तक हर स्टेज पर पाकिस्तान की अपनी म्यूज़िक शनाख्त को सेलिब्रेट किया गया और कंटेस्टेंट के इस यादगार सफ़र में उनका साथ दिया एक ज़बरदस्त जजेस पैनल ने। ज़ेब बंगिश, राहत फ़तेह अली खान, बिलाल मकसूद और फवाद खान, जिन्होंने अपनी माहिराना रहनुमाई, फीडबैक और हौसला अफजाई से इन उभरती हुई आवाज़ों को हर परफॉर्मेंस के साथ मज़ीद निखरने का मौका दिया है। लेकिन फाइनल हो और सरप्राइज़ ना हो, ये कैसे मुमकिन है? सुपर फाइनल को और भी सुपर बनाने के लिए पाकिस्तान की म्यूज़िक सुपरस्टार आतिफ असलम भी जजेस पैनल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और दूसरी ख़ास मेहमानों में आलमगीर, फरहान सईद, मिकाल हसन, बिलाल सईद, सारा रज़ा खान, हुमैरा चन्ना, शाजिया मंजूर, आसिम अज़हर, हुमैरा राजा, बांग्लादेशी गुलकारा आरिफ लोहार, सनम मारवी, अख्तर, नताशा बेग भी इस यादगार फाइनल में शरीक होंगे। और अब स्टेज तैयार है, फाइनलिस्ट तैयार है और फैसले की घड़ी आन पहुंची है। कौन अपनी आखिरी परफॉर्मेंस से पूरे पाकिस्तान का दिल जीतेगा? कौन बनेगा पाकिस्तान की अगली बड़ी आवाज़? और किसके सर सजेगा पाकिस्तान आइडल का ताज? सुर, जज्बा, परफॉर्मेंसेस और एक यादगार म्यूज़िकल नाइट मिस मत कीजिएगा। पाकिस्तान जो आइडल है, सुपर फाइनल है उसका 23 अगस्त रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर देखिएगा। तो चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपने सेगमेंट के मुतालिक बताते हैं। आप जानते हैं कि तालीमी दबाव का जो रुझान है, एक दबाव जो बन जाता है लोगों पर, स्टूडेंट्स पर, ख़ुदकुशी के रुझान से इसका क्या ताल्लुक़ है, इन ख्यालात से इसका क्या ताल्लुक़ है, जानते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। गुज़श्ता एक सेगमेंट में आपको एक पेंटिंग दिखाई थी जिसमें एक बच्चा जो है वो आता है घर में और मुख्तलिफ जो करैक्टर्स हैं उनका मुख्तलिफ तअस्सुरात हैं उस बच्चे को देख के। वो बच्चा बहुत ही शर्मिंदा है, वो बिल्कुल उलट देख रहा है। माँ देख रही है उसको, उसके अंदर सिंपैथी भी है, दुख भी है, गुस्सा भी है, उसकी बहन भी है, उसका एक छोटा भाई जो है वो खुश हो रहा है इस मौके पे, और उसका कुत्ता जो है उसके साथ हमदर्दी है, उसके बड़े कुत्ते के ख़ास किस्म के तअस्सुरात हैं। सो ये जो पेंटिंग है, ये इसका नाम है लो मार्क्स अगेन, यानी लो ग्रेड, या इस बच्चे ने ग्रेड डी बेसिकली हासिल किया और दोबारा लिया। तो ये रिज़ल्ट लेके बच्चा जो है ये घर आता है और उसके बाद जो तअस्सुरात हैं वो सारा, और बच्चे के ज़हनी दबाव है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है वो इसी तरह की एक पेंटिंग आपको और दिखाई थी जो कि री एग्ज़ामिनेशन के हवाले से थी कि दोबारा जो है जब उसको, अब उसने री एग्ज़ाम, वो बच्चा जो है वो उसको जबरन उसको बिठाया हुआ है, वो किताबें सामने खुली हुई हैं, कुत्ता इस वक्त भी उस बच्चे के साथ है, और खिड़की के बाहर आप अगर देखिए तो उसके जो दोस्त हैं उसको खेलने के लिए बुला रहे हैं, और बाहर की जो दुनिया है खिड़की के पार की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दुनिया, लेकिन बच्चा जो है वो यहाँ पे मजबूर है। एकेडमिक प्रेशर जो है उसका ताल्लुक किस हद तक खुदकुशी के साथ हो सकता है, ये हमारा आज का मौजू है। गिलगित और हुंज़ा और मुख्तलिफ जगहों पर मुझे कुछ रिसर्च करने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे जो चीज़ें थी वो बहुत ही, अब तो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे तालीम की शरह बहुत अच्छी है और एक दूसरे से जो मुकाबले का दौड़ है वो कहीं तालीमी मैदान में हो गई और उसमें बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हुए। एक जो केस है जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता, एक छोटा बच्चा जिसकी जो 7वीं में पढ़ता था और उसने खुदकुशी की थी, और उसका जो बड़ा भाई था वो 9th या 10th में था, और जो वो उसके जो ग्रेड्स थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब हमने कुछ तहकीक की, कुछ जाना, तो मालूम हुआ कि वो जो छोटा बच्चा था वो उस बच्चे से कहीं ज़्यादा ज़हीन था, सोशल था, पूरी गली का सबसे मकबूल बच्चा था। यानी जिसको हम कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उसकी जितनी भी जहतें थी, जो जितनी भी जहतों की तरफ देखिए तो वो उस बच्चे के अंदर मौजूद थी। यानी बच्चा, यानी जिसको हम कहते हैं ना, फ़तीन था, ज़हीन था, फ़तीन था, विज़डम थी, ये तमाम चीज़ें जो थी उस बच्चे में नज़र आती थी, यानी वो रट्टू तोता नहीं था। सो इस वजह से, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी जो फोकस होता है वो मुंतशिर होता है, वो
मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने तवज्जो देनी होती है। उनके एनिमल्स के साथ भी दोस्ती है, उनकी बच्चों के साथ भी दोस्ती है, वो पौधों में भी तहकीक कर रहे हैं छोटे साइंसदान, वो बहुत सारी जगहों पे यानी डिफरेंट एरियाज़ हैं। सो जब आप डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं तो फिर आप जब किसी एक ही एरिया में होते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपनी बुक्स के अंदर ही घुसे हुए हैं और हर वक्त रट्टे लगाई जा रहे हैं और पढ़ी जा रहे हैं, तो ठीक है, आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तवज्जो मुनक़सिम है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, स्पोर्ट्स में भी आप बहुत आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, तो फिर जाके ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का जो ज़हीन बच्चे हैं वो कोई बहुत अच्छे ग्रेड हासिल कर सकें, बहुत आला तरीन ग्रेड या कोई मतलब इस तरह का इम्कान होता है कि वो हासिल ना कर सके। अब अगर वो हासिल ना कर सके तो वो जो बच्चा था, यानी जो 7वीं क्लास का बच्चा था, जब वो रिज़ल्ट लेने गया और रिज़ल्ट जो था वो, क्योंकि पहले उसकी बहुत ज़्यादा सर्जनिश होती रहती थी कि बड़ा भाई तुम्हारा इतना अच्छा है और सारा कुछ, और फिर वो वापस आया और उसने खुदकुशी कर ली। यानी देखिए कि वो बच्चा जो एकेडमिक प्रेशर की वजह से खुदकुशी कर रहा है, अपने आप को नालायक समझ रहा है, वो बच्चा एक्चुअली कितना ज़हीन है। खुदकुशी का जो एकेडमिक प्रेशर है उसके साथ कितना ताल्लुक़ है, वो तो एक अलग रिसर्च थी जो कि वहाँ पे है। अब ज़्यादा पढ़ाई बच्चों को खुदकुशी की तरफ ले जाती है या नहीं, शायद ये दुरुस्त नहीं होगा। बेहतर नफ्सियाती वज़ाहत के लिए मुसलसल हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक प्रेशर एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। उसमें भी हमने देखा, जब हुंज़ा में हमने बहुत सारी खुदकुशियों को देखा, तो उसमें से एक फैक्टर जो था वो हमें नुमाया नज़र आया, वो एकेडमिक प्रेशर था, लेकिन उसके साथ बहुत सारी समाजी मामलात और भी जुड़े हुए थे। अब जब हम कहते हैं एकेडमिक प्रेशर, तो वो बुनियादी तौर पे परफेक्शंस की वो डिमांड है, वालिदैन की वो सख्त किस्म की तवक्कुआत है और नाकामी का वो खौफ है, तन्हाई या पहले से मौजूद जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन वगैरह, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मिल मिला के इसको उस नतीजे पे जा पहुंचाती है, एकेडमिक प्रेशर के उस नतीजे की तरफ जिसको हम खुदकुशी का नतीजा कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है साइकोलॉजी की, उसका जिक्र करना चाहूँगा। इस स्टडी में 4714 जो नौजवान हैं उनका डाटा है, और इसमें एकेडमिक प्रेशर जो है, उसके बाद जो डिप्रेसिव सिम्टम्स थे या सेल्फ हार्म के जो सिम्टम्स थे, देखा गया कि उसका इम्कान जो है वो कहीं ज़्यादा पाया गया एकेडमिक प्रेशर की वजह से। तो इस तरह की जो बहुत सारी स्टडीज़ हैं वो हमें कोरिलेशनिंग या एक बाहमी ताल्लुक़ बताती हैं जो मेंटल प्रेशर का, इन तमाम चीज़ों का। तो उसमें एकेडमिक प्रेशर जो है या जो ज़हनी दबाव है वो एक बहुत ही नुमाया फैक्टर बन के सामने आता है। अब जब बच्चा जो है वो उस घर आता है, तो आप देखिए ना कि आप उससे क्या सवाल पूछते हैं। अमूमी तौर पे हमें याद है कि हम लोग, आज तुमने क्या पढ़ा है, या इम्तिहान के बाद तुम कितने नंबर लोगे, या आज तुम्हारा पेपर कैसे हुआ है। अब देखते बच्चे जो आपको अमूमी तौर पे आप देखते हैं इरिटेट से फील करते हैं, वो अजीब व गरीब जवाब देते हैं आगे से। लेकिन कभी कभी आप पूछे ना उनसे कि आप आज तुम कैसे हो, यानी मसला सिर्फ तालीम का तो ये नहीं, आप आज तुम्हारा हाल क्या है, या उससे कोई पर्सनल सवाल कीजिए, आज तुम्हारा पूरा दिन कैसे गुजरा, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा दिन कैसे गुजरा। अब जब पूरी एजुकेशन को आपने दबाव बना दिया है, तो बच्चे को महसूस होने लगा है जैसे उसकी पूरी शख्सियत, उसकी ज़हानत, उसकी इज़्ज़त, उसकी हत्ता कि वालिदैन की जो मोहब्बत भी है, वो तमाम जो है वो कंडीशनल है, उसके नंबरों से जुड़ी हुई है। अगर 90% से नंबर को थोड़े से भी कम आ गए तो ये तमाम मोहब्बत, ये तमाम जो चीज़ है ये डिफ्यूज़ हो जाएगी। आप इमेजिन कीजिए कि वो कितने बड़े दुख का शिकार है, वो कितनी बड़ी मायूसी का शिकार है कि जब वो मोहब्बत को भी कंडीशनल देख रहा है, वालिदैन की मोहब्बत को भी कंडीशनल देख रहा है, और आसपास तमाम समाज में हर चीज़ को, और स्पेशली जो मैट्रिक का मामला होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जब आप 10 साल एक चीज़ बांधते रहते हैं कि अगर तुमने मैट्रिक में ये कर लिया तो तुम ज़िंदगी आगे कुछ हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर नाकाम पे, ये तमाम चीज़ें उसको एक बिल्कुल बंद गली में जा के धकेल देती हैं। और फिर मैट्रिक का जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद अगर रिज़ल्ट उस तरह नहीं आया तो वो समझता है मैं बंद गली में जा पहुँचा हूँ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कोई इम्कानात ही नहीं रहे। ये तो इमेजिन कीजिए ना कि ज़िंदगी जो कि इम्कानात से भरपूर है, हमने बच्चों को कितना महदूद कर दिया, उनको समझा कि मैट्रिक के रिज़ल्ट पे तुम्हारा सारा कुछ जो है वो तुम्हारी सारी ज़िंदगी का दारोमदार है। ये जो हमने एजुकेशन को जो हमने हवा बना दिया, तालीम को जो हमने हवा बना दिया, इतना मुश्किल कर दिया, यही तालीम जो है, जितना मुझे आज तक पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है, शायद ही किसी बच्चे को ने इन्जॉय ना किया होगा जब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स है या फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, यानी इससे खूबसूरत अलूम और हो कौन से सकते हैं। कैसे हो सकता है कि बायोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है वो एकेडमिक प्रेशर फील कर रहा है, कैसे हो सकता है। वो तो इतनी खूबसूरत चीज़ है। तो एक बहुत बड़ा मसला जो है वो टीचर्स की तरफ भी है,
वालिदैन की तरफ भी है कि वो ख़ुद चले पहले नहीं पढ़ा हुआ, अब भी नहीं पढ़ना चाहते, बच्चों के साथ मिलके बैठ के पढ़ें। तो इसमें तो बहुत मज़े की चीज़ है ये जितने भी जो अलूम है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम बच्चों पे डाल देते हैं। तो ख़ुदकुशी के हवाले से जो हमारा असल मौजू था वो ख़ुदकुशी के हवाले से इसकी को रिलेशनिंग बिल्कुल एग्जिस्ट करती है एक फ़ैक्टर के तौर पे, और ये एक फ़ैक्टर जो है वो बहुत ही नुमायाँ तौर पे बहुत कुछ सर्टन एरियाज़ में बहुत नुमायाँ तौर पे सामने आता है। तो बच्चों को कभी भी इस तरह का तासुर ना उनके जहन में जाए कि आप सारी जो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि आप वो इतने नंबर लेगा, नहीं लेगा तो मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, उसके जहन में कभी ये तासुर मत डालें कि आपकी पूरी ज़िंदगी की नाकामियों की जो मामलात थे, अब आखिरी जो होप है, आखिरी उम्मीद की किरण जो है वो तुम ही हो, और तुमने अगर मैट्रिक में नंबर ले लिया तो पता नहीं हम बच जाएंगे, वरना हमारी जो 7 नस्लों की गुर्बत है उसका तसलसल जारी रहेगा। वो बच्चा जब कम नंबर लेता है तो वो ये समझता है कि शायद वो 7 नस्लों की जो गुर्बत जिसको मैं ख़त्म कर सकता था मैं नहीं कर सका, और वो अपने आप को एक एहसासी जुर्म में धकेल देता है। तो बच्चों पे रहम कीजिए और स्पेशली एकेडमिक प्रेशर और उन तमाम चीज़ों से बचाइए। बहुत दुनिया जो है इस वक्त आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप उस तालीम को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत दिलचस्प बना सकते हैं। उस तालीम को दिलचस्प बनाइए और बच्चों को बचाइए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। अब बात करते हैं ऐसे खेल की जिसमें दहाइयों तक पाकिस्तान ने राज किया है। जी हाँ नाजरीन, स्क्वॉश की बात कर रहे हैं। ऐसा खेल है कि जिसमें एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है कि जब स्क्वॉश की बात होती थी, जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर ज़मान, हाशिम खान जैसे लेजेंड्स का नाम सर फहरिस्त लिया जाता था, और जहांगीर खान के बनाए रिकॉर्ड्स तो आज तक नाकाबिल शिकस्त हैं। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि स्क्वॉश में आज के दौर में पाकिस्तानी टैलेंट दुनिया में झंडे ना गाड़ रहा हो? तो नाज़रीन, पाकिस्तान की एक स्क्वॉश खिलाड़ी हैं सना बहादुर। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला स्क्वॉश टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। रवामा स्क्वॉश सेंटर मेलबर्न में खेले गए इवेंट के फाइनल में सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया की रेचल ग्रैना को 3-1 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की है, जो कि यकीनन आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। इसी हवाले से हमने बात करनी है। सना बहादुर इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है, और उनका साथ देने के लिए उनके वालिद शेर बहादुर उनके साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सना, आपको ये टूर्नामेंट जीतने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। आप कैसा फील कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना बहादुर है और मैं इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर हूँ, और मैंने तो यहाँ पर ये टूर्नामेंट जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल हम जानते हैं। और शेर बहादुर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, सना ने अपने करियर के हवाले से बहुत अनथक कोशिशें की होंगी जिसके बाद ये कामयाबी उनको मिली है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किसने मेहनत की इनके करियर में? सना खुद तो मौजूद थी ही, उनका साथ किसने दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वहाँ से हमें ज्वाइन किया और हमें मुबारकबाद भी दी और हमारी हौसला अफजाई की। सना बहादुर पिछले तकरीबन 10-11 साल से खेल रही है, और ये नेशनल नंबर 1 रह चुकी है पाकिस्तान में हर कैटेगरी में, और तकरीबन 38 गोल्ड मेडल्स इनके पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इससे पहले थे। अब ये इसके जो है ना ये इसके साथ 39 हो गई, और ये इसके कैरियर के प्रोफेशनल लेवल पे ये पहला टाइटल था जो इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जीता है। यकीनन इसके साथ इनके असातिज़ा ने बहुत मेहनत की थी। रियाज खान इसके कोच है, उसने बहुत मेहनत की। इसके पहले इसका साबिका कोच अवैस खान था, उन्होंने, इसके फिज़िकल ट्रेनर मोहम्मद सुहेल ने, और हमें सबसे बड़ी जो सपोर्ट मिली थी वो जनाब हमारी लेजेंड कमर ज़मान साहब की थी कि वो इन बच्चों को खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन की काफ़ी सपोर्ट रही है हमारे साथ। वो हर इवेंट में, बड़ी इवेंट में सना को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे रहे हैं। तो सना खुद भी काफ़ी मेहनत करती थी, और इसके साथ ये तकरीबन 10 साल से। शेर बहादुर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद आकर डिस्कशन दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सना बहादुर जो कि स्क्वॉश प्लेयर हैं, वो और उनके वालिद शेर बहादुर हमारे साथ मौजूद है, और हम उनकी रीसेंट जो अचीवमेंट है उसके मुतालिक बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टूर्नामेंट अपने नाम किया है, वो जीती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से शेर बहादुर साहब। ये बताइएगा कि सना
ये जीत के मकाम तक पहुंचे, कितने एजाज़ात इससे पहले उन्होंने अपने नाम किए हैं, कितने अवार्ड जीत चुकी हैं, कितने मेडल जीत चुके हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं? इससे पहले इन्होंने अंडर 15 नेशनल नंबर 1 रह चुकी है, अंडर 17 फिर 19 और सीनियर में पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी है। ये एशियन चैंपियन रह चुकी शेर है। बहादुर साहब, माजरत के साथ एक बार फिर रुकना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बर्तरी अब उनको हासिल हो गई है। टेस्ट के दूसरे दिन गीली आउटफील्ड की वजह से मैच ताखीर का शिकार हुआ और इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन से आगाज़ किया था। इंग्लैंड के जॉर्डन कॉक्स जो हैं उन्होंने 73 रन बनाकर अली उस्मान का वो शिकार बने और जो रूट ने 66 रन बनाए। हैरी ब्रुक का 1 रन पर सलमान अली आगा ने कैच गिरा दिया और डीन लॉरेंस ने 51 रन बनाए। हैरी ब्रुक ने 91 रन जड़ दिए अपने कैच गिरने के बाद। इंग्लैंड ने दूसरे दिन की इख्तिताम तक 8 विकेट पर 366 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बर्तरी उन्हें हासिल है। इसी पर हमने बात करनी है। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अवैस, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल आपको कैसी दिखाई दे रही है? क्या हम तीसरे रोज़ तक जा पाएंगे और वहाँ पर अगर हमें मिलती है इनिंग्स तो ये जो बर्तरी है इसको तो कम करना अपनी जगह पर, क्या हम कोई बर्तरी दे पाएंगे इंग्लैंड को? देखें, इंटरेस्टिंग सूरत हाल तो है। मुझे पता है पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और थोड़ा बहुत अभी भी मूवमेंट विकेट के अंदर है। स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत परचेज यहाँ पर मिल रहा है। इतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि 195 रन की लीड हो चुकी है और ये हर्ट करेगी। ये बहुत अच्छी लीड है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको प्रेशर में डालने के लिए पाकिस्तान को। मैं थोड़ा स्टार्ट उस पर करना चाहूँगा। मैं 1-2 दिन से देख भी रहा हूँ, अगर हम स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम के बारे में मुखातिब कर रहे हैं कि वीक टीम के हवाले से ना। मैं मानता हूं कि हमारी टीम थोड़ा सा कमज़ोर है, हम बिल्डिंग फेज के अंदर है, हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, सारी चीज़ें। ऐसा फैन, ऐसा क्रिकेटर ऑब्वियसली तकलीफ भी होती है। लेकिन अगर ब्रॉड को मैं पूछूं कि आपकी टीम कौन सी स्ट्रांग, अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की बात करें जहां पर आप इंग्लैंड से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो आपके सामने जो आपकी सूरत हाल इनकी टीम की हो जाती है, इस पर तो वो बात नहीं कर रहे। हमारी टीम के बारे में तो बड़ा बात करेंगे, पाकिस्तान 3-0 से हारेगा, पता नहीं कौन सी पेशन गोइयां करने बैठे हुए हैं। क्योंकि मुझे पता, फिर मैंने कहा मैं मानता हूं कि हमारी टीम थोड़ी सी बुरा खेल रही है, सारी चीजें, लेकिन कहना आसान है, करके दिखाने एक अलग चीज है। होप ये ना हो, मैं अल्लाह करे कि हम 3-0 से ना ही हारे। आपको लेकिन अगर इस टेस्ट मैच की बात करें, जी, इस टेस्ट मैच की बात करते हैं, आपको बाबर आजम की अदम मौजूदगी की वजह से कुछ असरात दिखाई दे रहे हैं टीम पर? देखिए, डेफिनेटली होता तो है, क्योंकि बाबर आजम का ना होना वो कॉस्ट आपको मिडल ऑर्डर में कर रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने मिडल ऑर्डर की बात करें तो वो इतना कोई अच्छा नहीं है, सस्टेन नहीं कर पा रहा। आपने देखा भी है कि अपना अगर आप साउथ शकील की बात करते हैं, उनको वापस लेके आया है। प्रैक्टिस मैच के अंदर उनको परफॉर्म उन्होंने जरूर किया था, लेकिन फॉर मी, फिर मैं कहता हूं साउथ शकील से तो बेहतर था कि कामरान गुलाम आपके पास मिडल ऑर्डर के अंदर मौजूद था, उसने परफॉर्म भी किया। नॉट इन द स्क्वाड में बात करूं मिडल ऑर्डर की, उसको आपने डिस्कार्ड ही करके रख दिया है। सलमान अली आगा ऐसा कप्तान, उनके ऊपर प्रेशर होगा क्योंकि T20 की कप्तानी उनकी आज सच अच्छी नहीं जा रही, खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आपके सामने बैट एंड पैड का जो गैप उनका पिछले इनिंग्स के अंदर भी हमें नजर आया। टेस्ट मैच के अंदर कप्तानी के अंदर फ्लॉज नजर आ रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। रिजवान आपको वीकर लिंक नजर आपको आ रहा है। तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान को स्टिल फिगर आउट करने की जरूरत है। मैंने कहा है नो, इट्स अ बिल्डिंग फेज फॉर पाकिस्तान इनटू टेस्ट क्रिकेट, लेकिन ये चीजें आपको नुकसान देंगी। सबसे बड़ी चीज, अगर आप प्लेइंग 11 स्क्वाड की अगर आप बात कर लें, मुझे कल भी उसने लड़के ने 5 खिलाड़ी आउट किए हैं, लेकिन यार अली उस्मान की मैं बात करूं, लेकिन आप एक ऐसे बॉलर को मैं बात करूंगा साजिद खान की, जो कि आपके लिए तगड़ा बॉलर भी है, बैट्समैन। बैटिंग के अंदर भी अगर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें, रेसिस्टेंस उसने दिखाई, जाके डाउन दी ऑर्डर उसने एग्रेसिव भी खेला, साबित होते हैं। देखिए, मैं वो इंसान है, मैं कहता हूं कि शायद आपको तीनों उसको फॉर्मेट्स खिलाने चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि खाली बॉल एंड बैट की वजह से पाकिस्तान किसी भी टीम में नहीं खेलते, वो अपने कैरेक्टर की वजह से खेलते हैं, पूरी टीम का नक्शा बदल देते हैं। वो ऐसा एक एग्रेसिव प्लेयर आपके पास मौजूद है, आप उसको खिलाते नहीं है। आप हैरी ब्रुक की बात करें, डेन लॉरेंस की बात करें, जिन्होंने क्विक 100 रन की पार्टनरशिप बनाई है, कल आप उनकी शॉर्ट सिलेक्शंस को देखें, वो आप पे उन्होंने अग्रेसिव चार्ज किया है पाकिस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि आप एक बॉलर शॉर्ट हैं। आप जब 3 फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, मुझे दुख किस चीज का हो रहा था कि ठीक है, अब्बास भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं, जितना उनका एक्सपीरियंस है वो उसको कैरी कर रहे हैं। आप अगर मोहम्मद अली को लेके बात करते हैं, मोहम्मद अली नॉटिंघम शायर से खेले थे, उन्होंने उसमें भी परफॉर्म किया था। खुरम शहजाद को भी कुछ ना कुछ विकेट से मिल रहा है।
लेकिन एक टेयर अवे क्विक नाम का अल्फाज पाकिस्तान टीम में हमेशा मौजूद होता था। अब है कोई नहीं आपके पास यार, 145 वाला बॉलर ही कोई मौजूद नहीं है। उनके आप बॉलर्स को देखें, वो 81, 85, 86 माइल्स पर आवर को टच करें, और अपने बॉलर्स को आप देख लें तो ये चीजें थोड़ा हर्ट करती हैं आपको। रूट की बात करें, ये कप्तानी उनको मिली है। इंग्लैंड टीम पूरी टोटली डिफरेंट थी इस टेस्ट मैच से पहले। मैंने इसलिए कहा पाकिस्तान फेवरेट्स क्यों है, क्योंकि जो इस वक्त रूट है या उनकी अपना टीम की इंग्लैंड की बात करें, ये टीम वो है जो बेसबॉल को दफन कर चुकी है। ये किसी और माइंडसेट से क्रिकेट खेलेंगे तो उन पे वो प्रेशर भी होगा, लेकिन उन्होंने उस चीज को एक्सपोज नहीं होने दिया। चाहे वो कप्तानी की बात करें, चाहे उनकी बैटिंग की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से डीप इन द क्रीज जाके वो खेलते रहे हैं, अपना मैनूवर करते रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप पार्टनरशिप उन्होंने की है जॉर्डन कॉक्स के साथ, तो दैट शोज कि आपका माइंडसेट क्या है। तो आसान नहीं होने वाला। ये 195 रन की जो लीड इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, ये लगभग अगर 250 के करीब भी होती है, वहां से वापस आना एक मिरेकल इनिंग्स होगी अगर आपके को 2-3 प्लेयर्स तगड़ी इनिंग्स खेल जाएं। अच्छा, लोग तो ये कह रहे थे कि ये कोई बॉलिंग पिच है जिसकी वजह से जो है बैट्समैन खेल नहीं पा रहे, तो ये इतना स्कोर कैसे बना पाए, 366 रन कैसे बना पाए? देखें, जब आप इंग्लैंड लीड्स की बात करते हैं, खास करके लीड्स क्योंकि नॉर्थ के अंदर मौजूद है, वहां पर आपको सरफेस ऐसी मिलेगी जो कि पेस और आपको बाउंस से वो अपना कहीं ना कहीं टेस्ट करेगी, और वो पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर को उन्होंने वही काम किया। अगर आप टंग की बात करें, उन्होंने टेस्ट किया आपको शॉर्ट पिच डिलीवरी से, क्योंकि आपको पता है आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते। मसला क्या है, 2 एक्सपेरिमेंट्स का है ना। 2 एक्सपेरिमेंट्स की अगर बात करो, इंग्लैंड टीम बेसबॉल छोड़ के अब इस वक्त प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट मोड के अंदर आपको नजर आती है, लेकिन उनकी कंडीशंस हैं यहाँ पर वो खेलते हैं, डेफिनेटली उनको फेवर करेगी। हमारी टीम का मसला ये है कि हम बहुत अरसे के बाद इन कंडीशंस के अंदर जाके खेलते हैं, तो आप बताएं ना कि हमारा माइंडसेट कैसे मैच करेगा। मैं इसलिए कहता हूँ ना, जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जरूरी है कि हमारी टीम्स जाके सीना कंडीशंस में खेलें। हम लोग बहुत कम खेलते हैं कंडीशंस के अंदर। फिर आपको कितना अरसा हो गया, मैं 90s की पैदाइश हूं, अगर मुझे याद नहीं पड़ता, शायद मैं गलत हूं, मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने कब आखिरी 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली होगी। हम 2-3 से तो ऊपर जाते नहीं है, 2-3 से ऊपर आप जाएंगे नहीं। तो आप मुझे बताएं ना, एक प्लेयर का सैंपल साइज आप कैसे वनडे सीरीज मुश्किल खेलते हैं। देखिए, मैं वही कहा ना कि आप एक प्लेयर का सैंपल साइज आप कैसे निकालेंगे। सैंपल साइज ये होता है कि आप उसको जज करते हो कि 5 टेस्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। बिल्कुल। आपकी टीम तो खेलती नहीं है, तो ये चीजें हैं जिसपे स्टिल तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी टीम वापस रीबिल्डिंग फेज पे है। T20 में इंटरेस्टेड लगते हैं, एफर्ट भी कम लगती है और स्किल का भी इतना पता नहीं चलता, लक ज़्यादा मैटर कर रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपना तबसरा पेश किया। क्रिकेट की जो ताज़ा सूरत हाल है, हमारे मैच में जो इस वक्त पोजीशन है उस पर बात हो रही थी। काफ़ी कमज़ोर पोजीशन दिखाई दे रही है। देखते हैं तीसरे दिन के खेल में पाकिस्तानी टीम क्या करती है। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। कई बुलंद पहाड़ों में बर्फ़ों की सल्तनत के दरमियान कारवां सराय का तख्त सजा है। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और अगर आप समझते हैं कि ये बर्फ़ों की सल्तनत है और यहाँ सर्दी बहुत होगी, ऐसा नहीं है। मौसम है, धूप होती है तो जला देने वाली, साया होता है तो ठिठरा देने वाला, ये इस किस्म के मौसम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पैनोरामा है बर्फ़ों का, वहाँ से शुरू होता है और नॉन स्टॉप इसने हमें घेर रखा है वहाँ तक कि अजीम कोसारों और बर्फ़ानी पस मंज़र के साथ यही पस मंज़र था। एक ऐसी ढलवान जो नीचे दरियाए शिगर तक जाती थी, जिसमें सरसब्ज़ घास घनी होती थी और उसके अंदर सर्द पानियों की नालियाँ सरगोशियाँ भी नहीं करती थी, चुपके से बहती चली जाती थी। और इस ढलवान पर सैकड़ों कुबड़े झुके हुए सेबों के दरख्त थे और उनकी शाखें सेबों के वज़न को सहार न सकती थीं और तकरीबन ज़मीन बोस होती थी। इन फलों से बोझल शाखें देखकर मुझे एक पंजाबी माहिया याद आया था, जिसके बोल कुछ यूँ थे कि वे मैं पतले बांस दी पौड़ी ते हौली हौली चढ़ बालमा। ये एलिसन थी, एक खातून, और पोलैंड की जो एक दास्तानवी को पैमा थी वांडा। मेरे पास उनकी साइंड किताब है, उनके बारे में फिर कभी बताऊंगा। वेरी फेमस वांडा, उसकी हम पल्ला थी और दुनिया की दिलेर तरीन ख़वातीन में से। उसने पहले एवरेस्ट किया और वो चाहती थी कि एक रिकॉर्ड बनाऊं, और एवरेस्ट से सीधा वो K2 पे गई।
लेकिन वापसी पर एक हादसे का शिकार हो गई। तो एलिसन जो थी वो बाल बच्चों वाली थी, उनके बच्चे थे, और हमारे यहाँ जैसा कि रिवाज है वो मेखें लेके आए हुए थे कि ये हमने इस चट्टान ठोंकनी है। तो उसके खामन ने, एलिसन के खामन ने कहा ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं, यानी आप ये चट्टान जिंदा है, आप इसमें मेख। तो कारवां सराय में क़याम ज़रूर कीजिएगा हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। अभी के लिए इतना ही, पीर को फिर हाजिर होंगे। बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।